हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स लॉजिक। सो क्लास 11 फिजिक्स में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। उसमें अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि यूनिट्स कौन डिसाइड करते हैं, कौन कौन से बेसिक यूनिट्स हैं। आज हम उस बेसिक यूनिट्स की डिफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन क्या दिया गया है साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा। ठीक है, तो उस डिफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे और किसके बेसिस पे वो डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो अब आज हम उसको देखेंगे। और ये डिफिनेशन जनरली आप किसी भी एग्जाम में आप यही डिफिनेशन लिखो तो ये ज्यादा बेहतर होगा। जो भी 11th 12th में एग्जाम दोगे तो ये डिफिनेशन हमेशा याद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आज का टॉपिक है डिफिनेशंस ऑफ एसआई बेस यूनिट्स। ओके, आज हम बेस यूनिट जितना भी है, 7 हमारे बेस यूनिट है, उसका डिफिनेशन देखेंगे कि उसको डिफाइन कैसे किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि किस बेसिस पे एसआई यूनिट को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज होगा एसआई यूनिट का जिसके बेसिस पे उसको डिफाइन किया जाएगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है इनवेरिएबिलिटी। इनवेरिएबिलिटी का मतलब क्या हो, जो चेंज ना हो। इसका मतलब क्या है कि मैं अर्थ में किसी भी कंट्री पे जाऊं, चाहे मैं यूएसए में रहूं, चाहे इंडिया में रहूं, चाहे जापान में जाऊं, कहीं पे भी जाऊं, ये जो एसआई यूनिट है वो हमेशा इनवेरिएबल होगा, वो चेंज नहीं करेगा। 1 kg जितना यहाँ पे वैल्यू होगा उतना ही 1 kg वहां पे होगा, सेम सब्सटेंस के लिए। ठीक है, इसीलिए ये हमेशा इनवेरिएबल होना चाहिए। इनवेरिएबल नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कभी नहीं होता होगा आप लोग एक कोई लेंथ नापते होगे तो हाथ से नाप लेते हो, एक हाथ हुआ, 2 हाथ हुआ। लेकिन अगर आप बोलो कि 2 हाथ है, ये टेबल मान लो मेरे सामने में जो डेस्क है ये 4 हाथ का डेस्क है। ठीक है, अब मैं किसी दूसरे को आके बोलूंगा, उसका हाथ का साइज तो डिफरेंट हो जाएगा। बोलूंगा नापो कितना है, वो बोलेगा 4.5 हाथ का है, या 3.5 हाथ का है, या 3 हाथ का है। ठीक है, तो वहां तो इनवेरिएबिलिटी आ गया। इसलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट फिक्स किया गया, किसके बेसिस पे, इनवेरिएबिलिटी के बेसिस पे, कि वो हमेशा इनवेरिएबल रहे। ठीक है, दूसरा क्या है, अवेलेबिलिटी। कितना इजीली अवेलेबल है वो मेजरिंग स्केल, मेजरिंग यूनिट। अगर वो इजीली अवेलेबल नहीं है तो वो मेरे लिए यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि जहां पे भी जाओ, वर्ल्ड में कहीं पे भी जाओ, वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट शुड बी इजीली मेड अवेलेबल फॉर कंपेयरिंग विथ अदर क्वांटिटीज। कोई दूसरा क्वांटिटीज है, जैसे सेकंड है, और कोई भी मान लो फोर्स में से यूज करते हैं, तो उसमें कैसे हम कंपेयर कर सकेंगे, इजीली कंपेरेबल। ऐसा नहीं कि इतना कॉम्प्लेक्स हो जाए जो हम उसको कंपेयर ही ना कर पाए दो यूनिट के बीच। ठीक है, इसका मतलब इनवेरिएबिलिटी होनी चाहिए और अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ये 2 पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम एसआई यूनिट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, और अब उसके आगे क्या है, तो ये डिफिनेशन आया कब, कब ये डिफिनेशन आया, 2019 में इसको फिर से डिफाइन किया गया। 2019 में इसे डिफाइन किया गया था, किसके द्वारा, सीजीपीएम के द्वारा फिर से डिफाइन किया गया। पहले जो डिफिनेशन जितना भी आता था ना, वो आता था एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पे एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करते थे। डिफिनेशन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दिया जाता था। लेकिन 2019 में आया कि जो मेरे पास फिजिकल पैरामीटर, जो फिक्स्ड क्वांटिटी है, यूनिवर्सल कांस्टेंट्स है, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हो गया इन वैक्यूम, तो इन सबको एक यूनिवर्सल कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, इसके बेसिस पे अब हम एसआई यूनिट को डिफाइन करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल कांस्टेंट कहीं पे भी जाओ सेम रहेगा। यूनिवर्सल कांस्टेंट तो हर जगह पे, इसीलिए उसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। तो कहीं पे भी जाएंगे तो यूनिवर्सल कांस्टेंट सेम रहेगा, तो उसके बेसिस पे अब हम यूनिट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मेरा यूनिट भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, इनवेरिएबिलिटी आ जाएगा उसमें, वो वेरिएबल नहीं होगा। यूनिवर्सल कांस्टेंट के बेसिस पे डिफाइन करेंगे, तो ये बहुत अच्छा डिफिनेशन आ गया। 2020 में 2019 को इसे डिफाइन किया गया था और ऑपरेटिव बनाया गया कि सबको, कि आप लोग अब इस डिफिनेशन को कंसीडर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है डिफिनेशन, सबसे पहला हम लोगों का था सेकेंड, टाइम का यूनिट सेकेंड, एसआई यूनिट। तो इसका डिफिनेशन क्या दिया गया, इसको एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दिया गया। ये जो है इसको एक्सपेरिमेंट पे के बेसिस पे दिया गया, और आगे जो है इसका हेल्प, आगे जो भी यूनिट डिफाइन किया गया, जहां जहां पे इसका हेल्प लग रहा था, तो डायरेक्टली इसके डिफिनेशन को यूज करके आगे इस यूनिट को डिफाइन किया गया। ठीक है, तो 1 सेकेंड इसको बोलते हैं। 1 सेकेंड is the time that makes the unperturbed ground state hyperfine transition frequency delta nu s to be
9,192,631,770 when expressed in the unit hertz। तो इसका यूनिट ऑसिलेशन का यूनिट क्या होगा फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, विच इज इक्वल टू हर्ट्ज का क्या होता है 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस डिफिनेशन का मतलब क्या है? तो इसमें एक एटम को कंसीडर किया गया जो बहुत ही स्टेबल एटम है, कहीं पे भी ले जाओ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर इसमें कोई चेंज नहीं आता है, और चेंज आता भी है तो बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो आता है 1 सेकेंड का डिफरेंस आता है। इसीलिए इस एटम को कंसीडर किया गया। तो एटम का नाम है सीजियम 133। ठीक है, 133 आइसोटोप है, सीजियम 133। इसमें जो ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, 6s1 हाफ जो दिखा रहा है स्पिन को दिखा रहा है। तो उसमें हाइपरफाइन स्ट्रक्चर जो हाइपरफाइन ट्रांजिशन जो बोल रहे हैं, हाइपरफाइन ट्रांजिशन में क्या होता है, जो ग्राउंड स्टेट होता है ना, अब हायर स्टडीज में जाओगे तो वहां पे पढ़ोगे कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है न्यूक्लियस का, और स्पिन जो है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज है न्यूक्लियस पे भी चार्ज है, तो कुछ मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करता है। उसके इंटरेक्शन से जो एनर्जी लेवल है वो स्प्लिट होता है। जो स्पिन हाफ है प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो उसका एनर्जी लेवल स्प्लिट होता है, और उसके मैग्नेटिक मोमेंट के कारण उसमें हाइपरफाइन स्प्लिटिंग आता है। ठीक है, तो उसमें जो ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन किसके बीच में देखा जा रहा है, म्यू 0 टू म्यू 0 एफ फॉर F3 टू F4, इसके बीच में जो ट्रांजिशन होगा। तो इसमें अब ट्रांजिशन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इसको ट्रांजिशन करने के लिए जब स्टेबल है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कुछ तो इसको चाहिए ना, जो इसको एक्साइट करके यहाँ पे F4 लेवल में पहुंचाए। तो क्या है, तो हम डालते हैं यहाँ पे कौन सा, माइक्रोवेव ट्रांजिशन। ठीक है, ये माइक्रोवेव ट्रांजिशन हम इसमें देते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, यह हायर एनर्जी लेवल में पहुंच गया, एटम बहुत सारा एटम्स है, उसको हम एक्साइट करते हैं, उसके बाद डिटेक्ट करते हैं। जब एक्साइटेशन हटाएंगे बाहर से, जो एक्सपोजर है माइक्रोवेव का उसको हटाएंगे, तो फिर डिटेक्टर जो इससे एनर्जी निकलेगा, कुछ फिर रेडिएशन निकलेगा, तो ये डिटेक्टर यहाँ पे लगा के रखते हैं। तो ये जो लाइट डिटेक्ट करता है उसका हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि वो क्या है। वो अगर इतना फ्रीक्वेंसी हुआ 9,192,631,770 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हुआ, इसका मतलब कि वो जो ट्रांजिशन हो रहा है वो 1 सेकेंड है। वो ऑसिलेशन जो टोटल ऑसिलेशन जो है फ्रीक्वेंसी का 1 सेकेंड में उतना ऑसिलेशन होगा। ठीक है, उसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है, पहले थोड़ा सा कम रहता है, उसको फिर बढ़ाते जाते हैं, तो ट्रांजिशन सारे में देखा जाता है। लेकिन जब ये ट्रांजिशन सेट हो जाता है, इसके कारण ट्रांजिशन सेट हो जाता है, मैक्सिमम एटम जब ये ट्रांजिशन शो करने लगता है, ये फ्रीक्वेंसी शो करने लगता है डिटेक्टर, तो इसका मतलब जो ऑसिलेशन है वो 1 सेकेंड का है। ठीक है, और उसके बेसिस पे हम निकालते हैं कि 1 सेकेंड कितना ड्यूरेशन है, जितना ऑसिलेशन आएगा उससे जितना टाइम तक वो ऑसिलेट करेगा, टोटल इतना टाइम ऑसिलेशन करेगा, तो वो 1 सेकेंड में उतना देर ऑसिलेशन करेगा। इससे ज्यादा या कम नहीं, फिक्स होना चाहिए, ये एक्यूरेट फिक्स है। और अगर इसमें 1 सेकेंड भी चेंज हुआ तो इस 1 सेकेंड को चेंज होने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगेगा, बिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, इसीलिए ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी की तरह बिहेव करेगा। बिलियंस ऑफ ईयर्स इज वेरी ह्यूज टाइम, बहुत लंबा टाइम। ठीक है, तो यहां से हम इस एक्सपेरिमेंट से हम डिसाइड करते हैं हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, हाइपरफाइन लेवल में जो ट्रांजिशन होता है उसमें जो फ्रीक्वेंसी एनर्जी लेवल हम देते हैं, तो कौन सा एनर्जी जो है ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में उसको एक्साइट करता है, तो उसका जो ऑसिलेशन होगा, उस फ्रीक्वेंसी, उस लाइट का जो ऑसिलेशन होगा, माइक्रोवेव जो लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसका जो ऑसिलेशन होगा उसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि वो जो उतना टाइम ऑसिलेट कर रहा है, तो वो 1 सेकेंड में उतना टाइम ऑसिलेट कर रहा है, तो वो उतना फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये सारा जो मैं लेवल इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा था, ये आपका हायर स्टडीज में जब आप जाओगे, ग्रेजुएशन में जाओगे, जीवन इफेक्ट ये सब सारा चीज पढ़ोगे, स्टार इफेक्ट, यहाँ पे मोस्टली जीवन इफेक्ट हो रहा है। ये जीवन इफेक्ट के कारण रहा है कि एलएस कपलिंग होता है, सारा आप हायर स्टडीज में जो फिजिक्स में पढ़ोगे तो वहां पे आएगा। ठीक है, तो इसका जरूरत नहीं है, बस मैं ये आपको समझाने के लिए किया। अब आते हैं सेकेंड यूनिट। पहला यूनिट तो हो गया सेकेंड, अब दूसरा यूनिट है मीटर। किसका है ये यूनिट, लेंथ का। ठीक है,
लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। इसको कैसे डिफाइन किया गया? 1 मीटर इज द लेंथ दैट मेक्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू बी इतना, टू 299,792,458 when expressed in unit meter per second, where the second is defined in the terms of cesium frequency delta nu cs। ठीक है, इसका मतलब है कि सीजियम फ्रीक्वेंसी सेकंड को तो मैंने पहले ही डिफाइन कर लिया। अब वैक्यूम में लाइट का स्पीड इतना होगा, जिसको जनरली इन रफली 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बोलते हैं। तो एक सेकंड में कितना स्पीड चलेगा? इतना। तो इससे हम डिफाइन करेंगे कि जो है एक यूनिट, 1 मीटर कितना होगा। ठीक है, वेलोसिटी मेरे पास मिल गया, टाइम मेरे पास है। इससे डिस्टेंस 1 मीटर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, टाइम कहां से? सेकंड इनवर्स हो जाएगा, इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहां से हम मीटर का डेफिनेशन ले लिए। मुझे इसके समझो कि यहां पे कैलकुलेट किया गया है, ये किसी भी एटमॉस्फेयर में नहीं, किसी भी गैस में नहीं, वैक्यूम में लाइट का स्पीड जो कैलकुलेट किया गया है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये चीज ध्यान रखना है, वैक्यूम में। ठीक है, उसके बाद जितना भी उसका स्पीड आया, तो वो जो स्पीड है 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। तो वहां से जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे हम 1 मीटर निकाल लेंगे। इसको ये टोटल डिस्टेंस को 1 से डिवाइड करेंगे तो जितना लेंथ आया वो मेरा 1 मीटर होगा। ठीक है, तो मीटर का हो गया डिफिनेशन। ठीक, अब आते हैं किलोग्राम पे। थर्ड यूनिट मेरा क्या है? किलोग्राम, केजी, वेट, मास जो निकालते हैं किसी भी। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या है? 1 किलोग्राम इज द मास दैट मेक्स द प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट जो h मुझे पहले से ही कैलकुलेटेड है, उसके बेसिस पे डिफिनेशन लिख रहे हैं। तो मास जो कि प्लैंक कांस्टेंट के वैल्यू को इतना बनाता है, 6.62607015 into 10 to the power minus 34 when expressed in the unit। जब हम प्लैंक्स कांस्टेंट को जूल सेकंड में एक्सप्रेस करेंगे, जिसको कि फिर से फर्दर बेस यूनिट में लिखेंगे, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास मीटर का डिफिनेशन है, मीटर कैलकुलेट कर चुके, सेकंड कैलकुलेट कर चुके, तो वहां से केजी तो कैलकुलेट कर लेंगे। 1 केजी कितना होगा? जब जब हम मीटर और सेकंड को हम पुट कर दिए, और केजी को का वैल्यू वो पुट करेंगे जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू इतना हो जाए। अगर इससे ऊपर नीचे होगा तो केजी का वैल्यू उतना नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? वेयर द मीटर एंड सेकंड आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ c, स्पीड ऑफ लाइट, एंड सॉरी एंड ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी, जो सीजीएम में ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी था जिसे सेकंड निकाले। तो किलोग्राम का डिफिनेशन मुझे पता चल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? करंट का यूनिट। करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका डिफिनेशन क्या दिया गया? स्टैंडर्ड डिफिनेशन, 1 एम्पियर इज द करंट। 1 एम्पियर उतना अमाउंट ऑफ करंट है विच मेक्स द एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज जो है ई का भी, ये भी एक स्टैंडर्ड यूनिट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट के इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.602176634 into 10 power minus 19 when expressed in the unit coulomb। 1 एम्पियर करंट कब होगा? जब कूलम्ब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होगा, जब हम उसमें सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना होगा? इतना हो जाएगा, 1.602176634 into 10 power minus 19 कूलम्ब। ठीक है, 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में कितना देगा? 1.062176634 into 10 power minus 19 कूलम्ब। ये वेयर सेकंड तो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। तो देख रहे हो, पहले सेकंड को डिफाइन किए, उसके मदद से लेंथ को डिफाइन किए स्पीड ऑफ लाइट के हेल्प से। फिर हम किस पे आए? फिर हम आए वेट पे, केजी, वहां पे डिफाइन किए दोनों की मदद से। अब एम्पियर में आए तो यहाँ पे सेकंड की मदद से डिफाइन कर रहे हैं। चार्ज हमको पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये। अब यूनिवर्सल कांस्टेंट जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उसकी हेल्प से हम
करंट में क्या, करंट जब फ्लो करता है तो हम क्या बोलते हैं, वहां चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम। तो वहां वहां उस फॉर्मूला के बेसिस पे हम करंट का यूनिट निकाल लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिट मेरा क्या है, केल्विन। केल्विन किसका है, केल्विन है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का। जो टेम्परेचर हम कैलकुलेट करते हैं उसका यूनिट आता है केल्विन। रूम टेम्परेचर कितना होता है, ये देखना, कमेंट करो कितना है रूम टेम्परेचर की केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में। ठीक है। अब केल्विन क्या होता है, 1 केल्विन इज द टेम्परेचर। एक केल्विन क्या है, एक केल्विन वह टेम्परेचर है दैट मेक्स द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जो कि बोल्ट, अब यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा आ गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। उससे पहले कौन सा था, इससे पहले वाले में कौन सा था, कौन सा था, देखो इधर क्या है ये, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। उससे पहले कौन सा था, प्लैंक्स कांस्टेंट। उससे पहले कौन सा था, स्पीड ऑफ लाइट c। तो देखो सारा जो डिफिनेशन हम ले रहे हैं ना, एक एक यूनिवर्सल कांस्टेंट को पिक किए, उसके बेसिस पे हम सारे डिफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं, सारे यूनिट्स को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। ये हमारे डिफिनेशन को इजी बना देता है। ठीक है। इसका मतलब 1 केल्विन टेम्परेचर मेक्स द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को इतना बना दे व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन, अब जूल को ब्रेक करेंगे तो जूल को पहले डिफाइन कर चुके हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और केल्विन इनवर्स हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जो बाकी सारे यूनिट के वैल्यू को पुट करेंगे तो, और केल्विन ये टेम्परेचर उतना होगा, टेम्परेचर का वैल्यू जब पुट करेंगे तो वो पोटेंशियल, ये जो केल्विन जो टेम्परेचर के है उसका वैल्यू इतना हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू इतना होना चाहिए, के बी। जनरली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को के बी से दिखाते हैं। ठीक है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू इतना हो जाना चाहिए। ठीक है। ये जो गिवन वैल्यू है 1.380649 10 पर -23 जूल पर केल्विन। ठीक है। यहां पे भी हम एक यूनिवर्सल कांस्टेंट ले लिए, वेयर किलोग्राम मीटर एंड सेकेंड आर ऑब्वियसली जो हम लोग पहले डिफाइन कर चुके हैं। इसके बाद कौन सा आता है, मोल। मोल किस चीज को डिफाइन करते हैं, मोल किस चीज को डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से डिफाइन करते हैं। ठीक है। अब ये इसको कैसे डिफाइन किया गया, तो यहाँ पे किसको, यहाँ पे भी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट लिया गया है जिसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड टू कंटेन एग्जैक्टली दिस अमाउंट ऑफ एलिमेंट्री इंटिटीज। चाहे एलिमेंट्री इंटिटीज कौन सा हो गया, एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक है। तो 1 मोल में इतना नंबर ऑफ एलिमेंट्री इंटिटीज होगा, उसको 1 मोल बोलेंगे। 1 मोल किसको बोलेंगे, टोटल 6.0221407 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स होगा 1 मोल में, चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे चाहे आपका कोई भी एलिमेंट ले लो, आप चाहे कार्बन ले लो, चाहे आयरन ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, ऑक्सीजन ले लो, जो भी पीरियड टेबल में है, तो 1 मोल में कितना भी हो इतना ही नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होगा। चाहे वाटर मॉलिक्यूल्स लेते तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में इतना ही मॉलिक्यूल्स होगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना होगा। इससे ना ज्यादा, एक ज्यादा होगा ना एक कम होगा। ठीक है। मोल का भी समझ में आएगा, और बाकी सारा चीज जो है यहाँ पे वो मोल को, एवोगाड्रो नंबर को Na से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं फाइनल। नाउ लास्ट यूनिट क्या है, कैंडेला। कैंडेला का यूज हम किस चीज के लिए करते हैं, किस चीज की मेजरिंग यूनिट है, तो ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए होता है कि एक डायरेक्शन में अगर लाइट जा रहा है तो उसका इंटेंसिटी क्या है। ठीक है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस क्या है, जो ल्यूमिनस फ्लक्स होता है उसको ल्यूमेन से दिखाते हैं। ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट देखते हैं, 1 कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी that makes the luminous efficacy of monochromatic radiation of frequency 415 to 10^12 hertz KCD to be 683। KCD ये एक डिफाइनिंग कांस्टेंट है, ये इसको डिफाइनिंग कांस्टेंट बोलते हैं, जो फिक्स किया गया है एक वैल्यू में, कि 1 वॉट का
मान लो 1 वॉट अगर इंटेंसिटी है लाइट का और वो फ्रीक्वेंसी इतना है, तो 683 उसका वैल्यू होगा केसीडी का, ल्यूमेन पर वॉट। ठीक है, तो यहां से जो ये फिक्स्ड क्वांटिटी है, केसीडी जो है डिफाइनिंग कांस्टेंट, ये फिक्स्ड क्वांटिटी है। ये मतलब जो भी साइंटिस्ट है उनके द्वारा डिफाइन किया गया था कि आईज जो होता है सबसे ज्यादा इफेक्टिवली किस लाइट को देखता है, सबसे ज्यादा किस लाइट, विजिबल लाइट के लिए सेंसिटिव है, सेंसिटिव कम ज्यादा बेहतर होगा, कौन सा सेंसिटिव, तो वहां से वो फिक्स कर लिया 683। यहां से डिफाइन किया ल्यूमेन पर वॉट। ल्यूमेन क्या है? ल्यूमेन ल्यूमिनस फ्लक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, जो फ्लक्स आ रहा है, चमक जो आ रहा है, उसका कितना फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, उसी टाइप का ये होता है। ठीक है, तो उसका वहां पे ल्यूमेन का इसको जो ब्रेक करेंगे बेस यूनिट में, कैंडेला एसआर क्या है? स्टेरेडियन। जो स्टेरेडियन जो हमने बात किया था, जो सप्लीमेंट्री सब यूनिट्स जो था उसके बारे में बात किया था, तो स्टेरेडियन जो कि वन डायरेक्शन को दिखा रहा है, यहाँ पे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तुम्हारा वॉट से आगे। ठीक है, तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे वन कैंडेला। कैंडेला वो, ठीक है, वन कैंडेला क्या हो जाता है? ल्यूमेन, ल्यूमिनस फ्लक्स होता है, बाय क्या होगा? एस आर, स्टेरेडियन जो हम बोलते हैं, ये एक यूनिट होता है वन कैंडेला इसमें। तो अब कितना ल्यूमेन है और कितना डायरेक्शन जो हम ले रहे हैं, वो कितना एंगल है, 3D में कितना एंगल है उसका, उसके बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे। अगर 100 ल्यूमेन का फ्लक्स है और वन एस आर है, स्टेरेडियन जो है उसका डायरेक्शन है, तो डायरेक्टली ये 100 कैंडेला हो जाएगा, 100 सीडी हो जाएगा कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम कैंडेला डिफाइन कर लिया। ओके, तो अब जो है सारे बेस यूनिट को डिफाइन कर लिया। तो अब इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, जिसमें कि हम लोग डायमेंशंस के बारे में जानेंगे। डायमेंशंस क्या होता है और क्यों उसका यूज है, उसका लिमिटेशंस क्या है, कैसे हम डायमेंशनली किसी इक्वेशन को देखते हैं, तो आगे हम वो लोग देखेंगे, वो सारा चीज देखेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।